वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक मर्डर मिस्ट्री मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है रानी द रियल स्टोरी। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी एंड तक सस्पेंस में ही चलती रहती है और इसी तरह बीच बीच में काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले उठा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही धर्मापुरम नाम के किसी जगह पर टेम्पल के पास कुछ फेस्टिवल चलते रहता है। अब उसी जगह पर उस एरिया का एमएलए धर्मराजन यहाँ पर आता है अपनी बीवी के साथ। इसकी बीवी का नाम होता है सोना। थोड़ी देर के बाद धर्मराजन स्टेज पर आकर पब्लिक से कहने लगता है, मेरी बहन शीला मेरे ऊपर एक बायोपिक किताब लिखने वाली है, जल्द ही वो किताब पब्लिश होने वाली है। मीटिंग खत्म होने के बाद धर्मराजन वापस अपने घर पर आकर खाना खाते समय विनय नाम के एक बंदे को जलील करने लगता है। विनय इसका साला होता है और इसको ये भी वार्निंग देने लगता है कि अगली बार तुम इस गांव में नजर मत आना। विनयन को धर्मराजन की बातें बहुत ही बुरी लगने लगती है। वो गुस्से में अपनी गाड़ी लेकर वहां से जाने लगता है। इसी दरमियान में विनयन की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से विनयन हॉस्पिटल के हवाले होता है। काफी सारी चोट आती है इसको। थोड़ी देर के बाद लोकल एसपी नजीर को कॉल करके इसी विनयन के बारे में बताने लगता है कि धर्मराजन का साला विनयन का एक्सीडेंट हो गया। अब वो फिलहाल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहा है। इसी के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए हम लोगों ने धर्मराजन को कॉल किया, लेकिन सर शॉकिंग बात यह है कि किसी ने धर्मराजन को मार दिया। यह सुनने के बाद एसपी नजीर भी शॉक में रह जाता है। उसके बाद क्या था, सारे टीवी न्यूज चैनल्स में यही सेंसेशनल न्यूज बन जाती है। उसके बाद एसपी नजीर क्राइम स्पॉट पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। वहाँ का लोकल इंस्पेक्टर एसपी नजीर से कहने लगता है कि सर हम लोगों ने सारे लोगों से इंक्वायरी कर लिया, घर में कोई भी बाहर वाला बंदा नहीं था, लेकिन हम लोगों को काम वाली बाई रानी पर ही शक है। रानी खून में लथपथ हुई थी सर, इसलिए हम लोगों ने रानी को अरेस्ट कर लिया। उसके बाद एसपी कुछ पुलिस वालों को गैदर करके 2 टीम्स में डिवाइड करता है। कहने लगता है कि एक टीम सिर्फ रानी से ही इंक्वायरी करे और बाकी टीम दूसरे लोगों से पूछताछ करे। फटाफट से हम लोगों को इस केस को क्लोज करना होगा। मर्डर हुआ कोई मामूली बंदा नहीं है, वो एक एमएलए है। खैर दूसरे सीन में बासी नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है, जो कुछ सालों पहले पुलिस डिपार्टमेंट में ही काम किया करता था और फिलहाल बासी को कैंसर होता है, जिसके लिए ये अपना ट्रीटमेंट करवाते रहता है। जब बासी कैंसर सेंटर पर होता है तो एक पुलिस वाला इससे मिलने के लिए आता है। कहने लगता है कि आपने एमएलए के बारे में तो सुना ही होगा, किसी ने उनको मार दिया। एसपी सर फटाफट से इस केस को सॉल्व करना चाहते हैं, जिसकी वजह से एसपी सर आपसे मदद मांगा, आप भी इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो सकते हो। एसपी सर को आपके इन्वेस्टिगेशन स्किल्स पर पूरा भरोसा है, तो बासी इसके लिए ओके कह देता है। उसके बाद बासी धर्मराजन के पास्ट के बारे में जानने लगता है। एक्चुअली धर्मराजन का असली नाम होता है सेल्वा, जो टीनेज की उम्र में ही किसी क्वेरी में काम किया करता था और इसी तरह सेल्वा एक अनाथ होता है। इसी दरमियान में एक दिन वहाँ का एक बड़ा आदमी एक औरत और उसकी बेटी को धर्मराजन के पास लाता है। धर्मराजन से कहने लगता है कि आज के बाद से ये औरत तुम्हारी माँ है और ये लड़की तुम्हारी बहन शीला। इस तरह से धर्मराजन को एक कंप्लीट फैमिली मिल जाती है, माँ बाप बहन। जैसे जैसे सेल्वा बड़ा होते गया कामयाबी की बुलंदियों को छूने लगा। इस तरह से सेल्वन लोकल पॉलिटिशियन से लेकर अब एमएलए बना। खैर प्रेजेंट डे पर पुलिस वाले धर्मराजन की बहन शीला को इंक्वायरी पर बुलाते हैं। शीला पुलिस वालों से कहने लगती है कि आप लोग रानी को गिरफ्तार क्यों किया, रानी बहुत ही अच्छी लड़की है। आप पुलिस वाले हमेशा से ऐसे ही करते हो, बिना ढंग से इंक्वायरी किए मासूम लोगों को गिरफ्तार करते हो और केस क्लोज कर देते हो। हत्या के दिन मैंने अपने भाई के ऊपर जो किताब लिख रही थी उस किताब को कंप्लीट कर दिया था मैंने। उसी रात रानी रीतू नाम की एक छोटी बच्ची को हमारे घर पर लाई। रानी सिर्फ हमारे घर में ही नहीं बल्कि दूसरे घरों में भी काम करती है। रानी जिस घर में काम करती है वो लोग रीतू को रानी के हवाले किया, इसलिए रानी रीतू को लेकर हमारे घर पर आई थोड़ी देर के लिए। उसके बाद मैंने अपनी किताब को रानी को देते हुए कहा कि तुम ये किताब मेरे भाई को जाकर दे आओ, मेरा भाई बहुत खुश होकर तुमको इनाम देगा। तो रानी उसी तरह से मेरे भाई के कमरे में गई और उस वक्त ऑलरेडी मेरा भाई मरा हुआ था। अब आप लोग ही बताइए, अगर रानी हत्या करने के लिए आती तो क्या किसी छोटी बच्ची को लेकर आती? वो तो पक्का प्लानिंग से करती ना। खैर इसके बाद पुलिस वाले एमएलए के पीए लालजी को इंक्वायरी पर बुलाते हैं। लालजी से पूछने लगते हैं कि हत्या वाले दिन आखिरकार क्या हुआ था, क्या कुछ अजीब की बात नोटिस की तुमने? लालजी कहने लगता है कि उस दिन तो प्लान के हिसाब से पहले हम लोग मंदिर के पास गए फेस्टिवल पर अटेंड होने के लिए और उसी जगह पर गरीबों को कुछ चीजें बांटने वाले थे हम लोग, लेकिन एमएलए की तबीयत हल्के से बिगड़ने लगी। वो वापस घर चले आए। जब मैंने इस प्रोग्राम के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि गरीबों को हमारे घर पर ही बुला लो
हम उन सारे लोगों को यहीं पर बांट देंगे। पुलिस वाले लालजी से पूछने लगते हैं कि इस दरमियान में एमएलए किसी नए बंदे से मुलाकात की। लालजी हिचकिचाते हुए कहने लगता है कि पता नहीं ये बात मैं आपसे शेयर करूं या नहीं, लेकिन शायद केस को मदद हो सकती है। इस तरह से जो हुआ वो बताने लगता है। एक दिन एक बंदा एमएलए के पास आकर तकरीबन 35 लाख रुपए देने लगा। कहने लगा था कि ये आपके पार्टी फंड के लिए है सर, अगले इलेक्शंस के लिए, लेकिन मेरी एक जमीन की प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना होगा। तो दूसरे दिन एमएलए अपने आदमियों के साथ मिलकर उस जमीन के पास जाकर दूसरे बंदे को अपनी गन से डरा धमकाकर वहाँ से भगा देता है। इस तरह से लालजी उस बंदे के बारे में, उस जमीन के बारे में और कुछ डिटेल्स बताने लगता है। उसके बाद ये कांस्टेबल इंस्पेक्टर के पास आकर कहने लगता है, सर मैंने रानी के बैकग्राउंड को चेक किया, वो तो बहुत ही क्लीन है, लेकिन कुछ सालों पहले रानी के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा था। शॉकिंग बात यह है कि वो केस विथड्रॉ भी कर लिया गया। इंस्पेक्टर पूछने लगता है कि केस रखने वाले कौन है। कांस्टेबल कहने लगता है, महेश्वरी सर, और पब्लिक में ये अफवाह है कि धर्मराजन और महेश्वरी का चक्कर चल रहा है। तो पुलिस वाले उसी तरह से महेश्वरी को इंक्वायरी पर बुलाते हैं। पूछने लगते हैं कि आपने रानी के ऊपर चोरी का केस लगाया था ना, वो केस दोबारा विथड्रॉ क्यों कर लिया। तो महेश्वरी जो हुआ वो बताने लगती है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक दिन महेश्वरी रोते हुए धर्मराजन से कहने लगती है कि सालों के जेवर घर में नजर नहीं आ रहे, और उसी तरह काम वाली बाई रानी भी नजर नहीं आ रही, शायद उसी ने सोने को चुरा कर भाग गई। धर्मराजन फटाफट से पुलिस वाले को बुलाता है इंक्वायरी करने के लिए, रानी को ढूंढने के लिए। वो पुलिस वाला महेश्वरी से ये पूछने लगता है कि रानी यहाँ पर कितने सालों से काम कर रही है। महेश्वरी इस पुलिस वाले को थोड़ा सा फ्लैशबैक बताने लगती है। एक्चुअली महेश्वरी के घर में बहुत सालों से सुंदरी नाम की एक बूढ़ी औरत काम करती आ रही है, लेकिन सुंदरी बहुत बूढ़ी होने की वजह से महेश्वरी रानी को अपने घर में काम पर बुलाती है। घर में आने के बाद रानी सारे काम फटाफट से करने लगती है, जिसकी वजह से महेश्वरी बहुत इम्प्रेस भी होने लगती है। एक दिन महेश्वरी सुंदरी को काम से निकाल देती है, मतलब रानी है तो एक और काम वाली बाई की क्या जरूरत, सारे काम तो रानी ही कर रही है। इस तरह से दूसरे दिन बेचारी सुंदरी अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वापस अपने गांव चली जाती है। ये देखकर रानी को बहुत दुख होने लगता है कि सुंदरी की जॉब मेरी वजह से चली गई, अब वो कैसे कहाँ पर रहेगी। उसके बाद रानी आज घर के सारे जेवर लेकर भाग गई। इस तरह से जब पुलिस वाले को बता रही होती है, तभी महेश्वरी के घर रानी सुंदरी के साथ आती है। उन सारे जेवरात को टेबल के ऊपर रखकर महेश्वरी से कहने लगती है कि माँ जी, आपने तो कहा था कि इन जेवर को क्लीन करो, लेकिन मुझे तो इन जेवर को क्लीन करना नहीं आता, इसलिए मैं सुंदरी के पास जाकर इन सारे जेवर को क्लीन करके यहाँ पर लाई हूँ। और उसी तरह माँ जी, जो काम मैं नहीं कर सकती वो सुंदरी अच्छी तरह से कर रही है, प्लीज इनको भी काम पर रख लो ना। इस तरह से रानी सुंदरी को दोबारा इस घर में काम पर लाती है, बहाना बनाकर। प्रेजेंट डे पर महेश्वरी पुलिस वालों से यही बात कहने लगती है कि रानी बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत ही साफ दिल। उस दिन उसने उस बूढ़ी औरत को वापस हमारे घर पर लाया काम करने के लिए, तो आप ही समझ सकते हो कि रानी का स्वभाव कैसा है। उसके बाद पुलिस वाला महेश्वरी से पूछने लगता है कि तुम्हारा और धर्मराजन का क्या रिलेशन है, तुम्हारे साथ कैसे बिहेव करता था। यह सुनने के बाद महेश्वरी अपने फ्लैशबैक को याद करने लगती है। एक्चुअली धर्मराजन महेश्वरी की प्रॉपर्टी की वजह से ही इसके साथ रिलेशनशिप में होता है, और जब महेश्वरी अपनी प्रॉपर्टी को किसी को बेचती तो धर्मराजन को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। महेश्वरी को बहुत मारते पीटते भी रहता है कि तुम खुद ही से ऐसे कैसे डिसीजंस ले सकते हो, मैं किस लिए हूँ, अगली बार ऐसी हरकत मत करना। महेश्वरी का फादर ये सारी चीजें अपनी आंखों से देखते रहता है, लेकिन बेचारा कुछ नहीं कर पाता। बस यही बात नहीं, काफी सारी बातों में धर्मराजन महेश्वरी को टॉर्चर किया करता था। तो प्रेजेंट पर महेश्वरी पुलिस वालों को ये सारी बातें नहीं बताती, बस यही कहने लगती है कि वो तो बहुत ही अच्छे आदमी थे, भले आदमी। उसके बाद ये कांस्टेबल पुलिस वाले के पास आकर कहने लगता है कि जब हमने एमएलए के घर के पास तलाशी ली तो घर के पास हम लोगों को किसी का फोन मिला। जब उस फोन के बारे में इंक्वायरी की तो हमको ये बात पता चली कि वो फोन माइक का है, जो एमएलए का ही आदमी है। सो पुलिस वाले शक के बलबूते पर माइक को गिरफ्तार करने लगते हैं। पूछने लगते हैं कि आखिरकार तुम्हारा फोन एमएलए के घर के पास क्या कर रहा था। तुम्हारा फोन तो एमएलए के गार्डन में मिला, और इसी तरह तुम्हारे फोन में रानी के फोटोज क्यों है। माइक पुलिस वालों से जो हुआ वो बताने लगता है। एक्चुअली माइक रानी से प्यार करते रहता है और चुप चुप के इसके फोटोज वीडियोस वगैरह क्लिक करते रहता है। और उस रात जब धर्मराजन फेस्टिवल पर गया था तो रानी एक छोटी बच्ची के साथ वहाँ पर थी। तो रानी को वापस अपने घर जाता हुआ देख माइक रानी को अपने बाइक में बिठाकर एमएलए के घर के पास ड्रॉप करने लगता है। ड्रॉप करने के बाद माइक रानी का हाथ पकड़ने लगता है उसको प्रपोज करने के लिए, लेकिन रानी गुस्सा करके घर के अंदर चली जाती है। उसके बाद माइक रानी को बात समझाने के लिए
कंपाउंड वॉल कूदकर एमएलए के घर के अंदर जाता है। चुप चुप के रानी को ही तलाश करते रहता है कि काश रानी एक बार नजर आए, उसको मैं अपनी बात समझा दूं। इसी दरमियान में माइक ये देखता है कि एक अनजान बंदा एमएलए के घर से सूटकेस लेकर बाहर जा रहा है। माइक कहने लगता है कि शायद दीवार कूदते समय मेरा फोन गिर गया होगा वहाँ पर। उसके बाद पुलिस वाले धर्मराजन की बीवी सोना को इंक्वायरी पर बुलाते हैं। बातों ही बातों में सोना पुलिस वालों से कहने लगती है कि मैं खुद मेरे हस्बैंड को मारना चाहती थी कई बार, लेकिन वो तो मेरे पति परमेश्वर है, कैसे मार सकती हूँ मैं खुद मेरे पति को मार नहीं पाई, ऐसे में वो बेचारी रानी कैसे मार सकती है। मुझे तो पक्का यकीन है कि रानी ने मेरे हस्बैंड को नहीं मारा। इस तरह से उस रात जो हुआ वो बताने लगती है। एक्चुअली फेस्टिवल से वापस अपने घर आकर जब ये सारे लोग खाना खा रहे होते हैं, लालजी विनयन से कहने लगता है, क्यों तुमने बैंक अकाउंट से पैसे विथड्रॉ किया? वो तो पार्टी फंड है, आने वाले इलेक्शंस के लिए एमएलए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, ऐसे में तुम पैसे उड़ा रहे हो। बहुत ही मेहनत करके तुम्हारे जीजा इस मुकाम पर पहुँचे और तुम उनके रास्ते में रुकावट पैदा कर रहे हो। विनयन कहने लगता है, मेहनत करके कोई भी ऊपर नहीं आया, पैसों के लिए ही मेरे जीजा मेरी बहन से शादी की, हमारे प्रॉपर्टी को हड़प कर मेरे जीजा पॉलिटिकली ग्रो हुआ। इस तरह से विनयन धर्मराजन को अनाप शनाप बकने लगता है। धर्मराजन विनयन की बात सुनकर विनयन को जलील करने लगता है, वार्निंग भी देने लगता है कि फटाफट से तुम इस गांव को छोड़कर चले जाओ, वरना मैं खुद तुमको मार दूंगा। तो विनयन गुस्से में अपनी गाड़ी से जा रहा होता है, तो तभी विनयन की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। सोना पुलिस वालों से कहने लगती है कि लगता है मेरे भाई के गाड़ी का एक्सीडेंट के पीछे मेरे पति का ही हाथ है। खैर दूसरी तरफ दूसरे टीम वालों को उस मंदिर के पास कुछ बॉम्ब्स मिलते हैं, मतलब कोई उस फेस्टिवल में बॉम्ब ब्लास्ट करके एमएलए को मारना चाहता था। सो सारी टीवी न्यूज चैनल्स में यही न्यूज प्ले होने लगती है कि कौन है वो लोग जो एमएलए को मारने की कोशिश की, वो भी बॉम्ब रखकर। अब पुलिस वाले इस एंगल में इंक्वायरी करते रहते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं कि आखिरकार वो बंदे कौन है। दूसरी तरफ बासी की टीम वाले जर्नलिस्ट अभी को बुलाकर इंक्वायरी करने लगते हैं। बासी अभी से पूछने लगता है कि हत्या वाले दिन तुम्हारी बेटी रानी के साथ एमएलए के घर में क्यों थी? अभी कहने लगता है कि एक्चुअली उस दिन मेरी बीवी निम्मी अर्जेंटली हॉस्पिटल जाना था और मुझे भी बहुत जरूरी काम था, इसके लिए हम दोनों ने हमारी बेटी रीतू को रानी के हवाले किया। उसके बाद बासी अभी की बीवी निम्मी को बुलाकर इंक्वायरी करने लगता है। निम्मी कहने लगती है कि मैं और अभी बहुत सालों से लिविंग रिलेशनशिप में है, हमने सोच लिया कि कुछ दिनों बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। एक्चुअली मैं एक नर्स हूँ, किसी हॉस्पिटल में काम करती हूँ, हम दोनों हमारे काम में बहुत बिजी रहते हैं, जिसकी वजह से हम रीतू का ख्याल नहीं रख पाते। इसीलिए हम दोनों ने रानी को हमारे घर पर काम पर रखा ताकि रानी हमारी बेटी की केयरिंग करे। दूसरी तरफ दूसरे पुलिस वाले उन बॉम्ब्स के बारे में इंक्वायरी करते रहते हैं। इसी दरमियान में पुलिस वालों को किसी होटल के पास, किसी बार के पास एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है। पता चलता है कि मथुरई की एक गैंग उन बॉम्ब्स को वहां पर फिट किया था। पुलिस वाले इस गैंग को तलाश करती रहती है, तो बहुत तलाश करने के बाद फाइनली उस गैंग को पकड़ ही लेती है। पुलिस स्टेशन पर लाकर बहुत टॉर्चर करने लगती है कि बताओ तुम लोगों को सुपारी किसने दी, किसने कहा था एमएलए को मारने के लिए। और इसी तरह पुलिस वालों को इन लोगों के पास पैसों से भरी हुई बैग मिलती है और इसी बैग के अंदर मर्डर वेपन भी होता है जिससे एमएलए को मारा। दूसरी तरफ बासी शीला के घर पर आकर शीला ने एमएलए के ऊपर जो बायोपिक किताब लिखी है ना, उस किताब को पढ़ने लगता है। उसी वक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात पता चलती है कि एमएलए के बॉडी में फॉरेन में पाई जाने वाली एक नशीली दवा पाई गई। उसके बाद बासी महेश्वरी के घर में काम करने वाली सुंदरी से जा मिलता है। बातों ही बातों में सुंदरी एक छोटे से तालाब को दिखाकर बासी से कहने लगती है कि इसी तालाब में महेश्वरी के फादर की डेथ हो गई थी। असल बात यह है कि एक दिन धर्मराजन और महेश्वरी के फादर इस तालाब के पास दारू पी रहे थे, तो धर्मराजन ने ही महेश्वरी के फादर को पानी में गिराकर मार दिया। उसके बाद बासी एमएलए के ऊपर जो पुराने केसेस लगे होते हैं उन केसेस को रेफर करने लगता है। तो इन्हीं फाइल्स में से बासी को एक केस की फाइल नजर आती है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली जंगल के किसी इलाके में आदिवासी बच्चों को एक टीचर पढ़ाया करती थी, लेकिन अचानक से एक रात उस छोटी सी झोपड़ी को, उस छोटी सी स्कूल को आग लग जाती है, जिसकी वजह से वहाँ के कुछ बच्चे मारे जाते हैं जलकर। एक्चुअली उस वक्त प्रेजेंट का एसपी नजीर इंस्पेक्टर की तरह काम किया करता था। वो नजीर हल्के से इंक्वायरी करके ये रिपोर्ट लिखता है कि इस हादसे की जिम्मेदार इसी स्कूल की टीचर है। अब वो स्कूल टीचर फरारी में है। इस तरह से डीपली इन्वेस्टिगेशन ना किए उस केस को क्लोज कर देता है। इन्हीं केसेस में बासी को एक और बात भी पता चलती है कि इस हादसे के कुछ दिनों बाद उसी एरिया में एक क्वेरी रन करने वाला रोनी नाम का एक बंदा इत्तेफाक से मर गया। खैर उसके बाद बासी अभी और निम्मी के पास जाता है। इन दोनों से पूछने लगता है कि तुम दोनों तो पहले रानी को नहीं जानते थे ना,
तुम्हारे घर में काम करने के बाद ही तुम लोग रानी को जानते हो, लेकिन रानी के बैग में एक बहुत ही पुरानी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन मिली मुझे और उसमें निम्मी की सिग्नेचर है। और उसी तरह आपने ये कहा था कि महेश्वरी को आप जानते नहीं, लेकिन आपके फ़ोन से महेश्वरी को कॉल्स गए हैं। निम्मी कहने लगती है कि शायद रानी मेरे हॉस्पिटल पर आई होगी, सो इससे पहले मैं पर्सनली रानी को नहीं जानती। और उसी तरह जब जब अभी मेरे फ़ोन को इस्तेमाल करता है, शायद मेरे फ़ोन से महेश्वरी को कॉल किया होगा, क्योंकि वो तो जर्नलिस्ट है ना। खैर इसी दरमियान में वो छोटी बच्ची रीतू आदिवासियों का गाना गाती रहती है। बासी रीतू के पास आकर पूछने लगता है कि ये गाना तुमने कहाँ से सीखा। रीतू कहने लगती है कि रानी ने मुझे सिखाया। बासी इस गाने को अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग करके, गानों पर नॉलेज होती है ना, उस बंदे के पास जाकर इस गाने को सुनाते हुए पूछने लगता है कि ये कौन सी पहाड़ी का गाना है। ये बंदा बासी से कहने लगता है, हाँ एक बार मैंने इस गाने को सुना था। बहुत सालों पहले एक पहाड़ी पर एक आदिवासी रहते थे, वहाँ पर एक स्कूल था। उस स्कूल के बच्चे ये गाना गाया करते थे, लेकिन कुछ दिनों बाद उस स्कूल को आग लग गई और वहाँ पढ़ाने वाली टीचर फरारी में है। उसके बाद बासी उस पहाड़ी इलाके में जाने का डिसाइड करता है। तभी बासी के पास अभी आता है, कहने लगता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, मतलब मुझे भी कुछ न्यूज़ मिल जाएगी। तो बासी इसके लिए ओके कह देता है। आदिवासी के इलाके में जाने से पहले बासी और अभी एक फादर से मिलने के लिए आते हैं। बासी इस चर्च के फादर से उसी स्कूल के बारे में पूछने लगता है। फादर कहने लगता है, एक्चुअली हम लोग ही उस जगह पर स्कूल रखने का सोच रहे थे, और वो भी काफी सालों से, लेकिन जंगल में जाकर बढ़ाने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ा। लेकिन तभी भावना नाम की एक लड़की आगे आई उस स्कूल में पढ़ाने के लिए। इस तरह से जो हुआ वो बताने लगता है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली वो टीचर भावना उस जंगल में जाकर आदिवासियों को पढ़ाने लगी थी। अब उसी जगह पर रानी भी थी। रानी 14 साल की उम्र में ही माँ बन गई थी, मतलब कुछ लोगों ने रानी का बलात्कार किया, जिसकी वजह से ये बेचारी प्रेग्नेंट हो गई। भावना के पास रानी भी पढ़ाई करने लगी। खैर उसी जंगल में इल्लीगली एक क्वेरी को रन करते रहते हैं। पेड़ काटे जाने लगते हैं, पहाड़ फोड़ने लगते हैं। तो भावना एमएलए धर्मराजन को अपने पास बुलाकर इसकी कंप्लेन करने लगती है कि ये जंगल तो आदिवासियों का घर है, प्लीज आप उस काम को रुकवा दीजिए। तो धर्मराजन उसी तरह से उस क्वेरी को रन करने वाले रोनी के पास जाकर ये बात कहने लगता है। लेकिन रोनी धर्मराजन से कहने लगता है कि अगले इलेक्शन के लिए मैं तुमको काफी सारा फंड दूंगा और इसी तरह मेरे कम्युनिटी वाले तुमको ही वोट देंगे, तुम खुद उस टीचर का मुंह बंद करवा दो। उसके बाद क्या था, धर्मराजन अपने आदमियों के साथ उस स्कूल पर जाकर वहाँ के सारे लोगों को मारने पीटने लगा। इसी फाइट के दौरान धर्मराजन रानी का चेहरा देख नहीं पाता। खैर फाइनली वो एमएलए भावना को मार पीट कर इसके ऊपर पेट्रोल डाल के इसको जला देता है। और इसी तरह उस स्कूल को भी कुछ बच्चे मारे भी जाते हैं। प्रेजेंट डे पर बासी को समझ में आ जाता है कि उस एमएलए की मौत कैसे हुई, किसने मारा उसको। बासी फटाफट से शीला के पास जाकर यही बात कहने लगता है कि तुम्हारा भाई कैसे मरा मैंने पता कर लिया। सीन दोबारा थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एमएलए को सर्वे में ये बात पता लग गई थी कि अगले इलेक्शंस में ये नहीं जीत पाएगा, जिसके लिए धर्मराजन पब्लिक की सिंपैथी हासिल करना चाहता था। सिंपैथी से ये इलेक्शंस को जीतने का सोचा। धर्मराजन मदुरई से एक गैंग को बुलाकर फेस्टिवल के दिन ब्लास्ट करने के लिए कहा। मतलब धर्मराजन ने ही उन लोगों को सुपारी दी होती है मंदिर के पास ब्लास्ट करने के लिए, और उन लोगों को ये भी बताने लगता है कि उस ब्लास्ट में इसकी बहन शीला मरनी चाहिए, तभी पब्लिक इस पर सिंपैथी दिखाएंगे। बाद में धर्मराजन सीन ऐसे क्रिएट करेगा ये ब्लास्ट अपोजिशन पार्टी ने ही किया, इसलिए उस रात धर्मराजन फेस्टिवल होने के बाद तबीयत का बहाना बनाकर घर वापस चले गया। धर्मराजन ये सारा प्लान महेश्वरी को बताने लगता है। ये जानने के बाद महेश्वरी शॉक में रह जाती है और ये सोचने लगती है कि शायद इसी ने इसके फादर को मारा, इसलिए इसके ड्रिंक में कुछ दवाई मिला देती है। खैर अब एमएलए के हिसाब से उस रात ब्लास्ट नहीं हुआ। उस ब्लास्ट को रोकने वाली और कोई नहीं शीला होती है। शीला उस गैंग को कॉल करके ये कहा कि तुम लोग ब्लास्ट मत करो, घर आकर अपने पैसे ले जाओ। एक्चुअली शीला का एक चहेता बंदा एमएलए की बातें सुनकर शीला को आकर बताया। इससे से शीला को ये बात पता चलती है कि इसका भाई इसको मारने का प्लान किया। तो हत्या वाली रात शीला और रानी ये दोनों उस एमएलए के पास जाकर उसका कच्चा चिट्ठा सामने रखा कि इसने कैसे उस टीचर को मारा, मासूम बच्चों को मारा और भी पता नहीं क्या क्या कांड किया। वो एमएलए रानी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन महेश्वरी ने इसके ड्रिंक में कुछ दवाई मिलाई थी ना, जिसकी वजह से ये मार नहीं पाता। उल्टा रानी उस एमएलए को मार देती है। उसके बाद शीला एक पैसों वाली बैग में इस मर्डर वेपन को रखती है और ये पैसों वाली बैग उस मदुरई गैंग को देती है। और एक और शॉकिंग बात यह है कि इस प्लान में धर्मराजन की बीवी सोना भी होती है। एक्चुअली सोना अपने दूसरे नंबर से पुलिस वालों को कॉल करके
उस मदुरई गैंग का पता बताती है कि वो लोग कहाँ पर छुपे हैं एक्सेट्रा। तो इस तरह से ये सारी बातें बासी जान लेता है। हर दूसरे दिन बासी उस एसपी नसीर से जा मिलता है। नसीर बासी से कहने लगता है कि हमने इस केस को क्लोज कर दिया है। उस एमएलए को मारने वाली वही मदुरई की गैंग थी और उसी तरह हम लोगों ने रानी को छोड़ दिया और उसी तरह शीला के कहने पर मैंने रानी को अपने घर में काम पर रख लिया। तो तभी रानी इन दोनों के लिए कॉफी लाती है। रानी को यहाँ पर देखकर बासी शॉक में रह जाता है और जान लेता है कि रानी का अगला टारगेट एसपी नसीर है। लेकिन बासी ये सारी बातें उस एसपी को नहीं बताता, चुपचाप वहाँ से चले जाता है। फाइनल में एक और ट्विस्ट सामने आता है। एक्चुअली भावना मरी नहीं होती, जख्मी हालत में बच चुकी होती है, इसका शरीर जल चुका होता है और एक्चुअली उस रात भावना ने ही उस एमएलए को मारा, ना ही कि रानी। और इसका साथ दिया शीला, सोना, रानी। और यहाँ पर एक और बात यह है कि वो छोटी बच्ची रितु है ना, वो निम्मी की नहीं बल्कि रानी की बेटी होती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।